बिहारी कहते हैं सन्नी कज्जल चख झक लगन उपज्यो सूदिन सनेहू क्यों न निरपति हवे भोगवे लही सुदेसु सबू देहू। यानी एक नायक और नायिका एक दूसरे को देखते हैं और नायक जब मछली की आकृति की सुंदर आंखों वाली नायिका के आंखों में काजल लगा हुआ देखता है, तब उसका रूपक बांधते हुए बिहारी उस स्थिति का वर्णन करते हैं कि उस स्थिति में किस प्रकार से नायक के मन में स्नेह रूपी बालक जन्म लेता है और वही बालक बड़ा होकर राजा बनेगा, अर्थात वह स्नेह पूरे के पूरे ये नायक के शरीर पर पूर्ण रूप से अधिकार जमा लेता है। और इसका कारण है नायिका की काजल कलित आंखें, यानी सुंदर आंखों को देखकर नायक बिल्कुल मोहित हो जाता है। और उसी स्थिति का वर्णन करते हुए बिहारी ज्योतिष विधा का प्रयोग करते हुए इस दोहे में इस प्रकार से कहते हैं, कौन से ग्रह का क्या प्रभाव है, किस लगन में जन्म हुए, किस राशि में जन्म हुए तो उस बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है, वे सारी बातें इसमें आई है। तो ये ज्योतिष प्रभाव वाला दोहा है। ज्योतिष प्रभाव या ज्योतिष ज्ञान कह सकते हैं कि बिहारी का ज्योतिष ज्ञान इसमें प्रकट होता है। शनि यानी शनि ग्रह, सन्नी कज्जल जिसमें काजल शनि है, जिसमें काजल शनि है। यह समस्त पद चक झक लगन, सन्नी कज्जल चक झक लगन, तो चक झक लगन का विशेष्य है। जो सन्नी कज्जल है वो चक झक लगन का विशेष्य है और इसमें बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास है क्योंकि सन्नी कज्जल का अर्थ अलग है। अर्थ इस प्रकार से अलग है कि शनि ग्रह तो वास्तव में कोई आंखों में आ नहीं सकता, तो शनि के रंग का यानी काले रंग का जो काजल है वो नायिका की आंखों में बहुत अधिक सुशोभित हो रहा है, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास है। चख यानी चक्षु या आंखें, झक यानी मछली, लगन यानी क्षितिज में लगे रहना। जो राशि जितने काल तक पूर्व क्षितिज से सम्मिलित रहती है उतने काल तक उस राशि का लगन कहलाता है। यहाँ स्नेह रूपी बालक यहाँ पर आया है कि सन्नी कजल चक जग लगन उपजियो सुदिन स्नेहू, सुदिन स्नेहू, उपजियो सुदिन स्नेहू, यानी एक सु अवसर के दिन, एक अच्छे दिन में स्नेह रूपी बालक का जन्म हुआ। और वो दिन कौन सा था? वो वैसा दिन था जब मीन लग्न में शनि ग्रह का प्रवेश हुआ था और उस मीन लगन में जन्मे बालक का, जिसमें शनि ग्रह का वो समय था, उसका राजा बनना निश्चित है। अर्थात कि जिस प्रकार राजा एक छत्र रूप से अपने राज्य पर, अपनी जनता पर राज करता है, उसी प्रकार जो स्नेह रूपी बालक है वो पूरे के पूरे नायक के शरीर पर अधिकार कर चुका है। आगे दूसरा अर्थ है लगन का, लगना या मिलना। लगना या मिलना, नायक नायिका का लगना या मिलना निश्चित है। और अगला है सुदिन यानी अच्छा दिन। सुदिन अच्छा दिन, और इसके भी दो अर्थ हो सकते हैं। ऐसा समय जब ग्रहों की स्थिति के कारण राजयोग के अनुकूल हो, यानी ग्रहों की स्थिति ऐसी हो जब बालक का जन्म हुए कि वो राजा बने, तो ऐसा सुदिन या ऐसा सु अवसर। दूसरा इसका अर्थ है नेत्रों के संबंध में नायिका का नायक को कज्जल कलित नेत्रों से देखने के समय ऐसा सुअवसर था कि वह आंखें भरकर देख सके। तो यहाँ पर
आंखें भरकर देख सकने का सुअवसर होना, सुदिन या सु समय या अच्छा समय कहला रहा है। स्नेह यानी स्नेह रूपी बालक। स्नेह रूपी बालक का जन्म कहाँ होता है? नायक के मन में स्नेह रूपी बालक का जन्म होता है। उपजियो व लगन शब्द के कारण अर्थ बल से बालक शब्द का शब्द महत्वपूर्ण हो जाता है। भोगवे यानी भोग करे। भोगवे यानी भोग करे, अर्थात भोगवे यानी भोग करे अर्थात एकाधिकार जमा ले, यानी उस नायक के शरीर पर पूरी तरह से स्नेह ने, यानी नायक के मन में नायिका के प्रति स्नेह का भाव पूरी तरह से आ चुका था। सुदेशु यानी सुंदर देश, अर्थात सुंदर देश तो राजा के संदर्भ में, राजा जहां राज करता है, क्योंकि स्नेह रूपी बालक है जो राजा बन रहा है। और देश धन धान्य एवं सानुकूल प्रजा से संपन्न होना। और दूसरा इसका अर्थ है देह का सौष्ठव, सुंदर युवा तथा स्निग्ध होना, यानी नायिका के कज्जल कलित नेत्रों को देखने वाला जो नायक है वो युवा है, सुंदर है और स्निग्ध है, इसलिए उसके मन में स्नेह पूरी तरह से उस पर अधिकार जमा लेता है। अब इसका अर्थ करते हैं, विशेष देख लेते हैं पहले ही एक साथ ही। किसी सुअवसर पर नायिका के कज्जल कलित नेत्रों से देखने से नायक के हृदय में स्नेह उत्पन्न होता है, जिसने उसके सर्वांग पर अधिकार कर लिया है। नायक के सर्वांग पर अधिकार कर लिया है किसने? स्नेह ने। स्नेह ने अधिकार कर लिया है और उसकी इसी दशा का वर्णन सखी बड़ी चातुरी से, कौन कर रही है? सखी बड़ी चातुरी से नायिका प्रति करके उसको नायक से मिलाना चाहती है। और लगन शब्द श्लिष्ट है, सुदिन भी श्लिष्ट हो सकता है और सुदेशु भी श्लिष्ट हो सकता है, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार है। अब इसका अर्थ करते हैं। बिहारी कहते हैं कि किसी सुअवसर पर नायिका की कज्जल से भरे हुए नेत्रों को देखकर किसी बिहारी के अनुसार किसी सुअवसर पर नायिका के कज्जल कलित नेत्रों को देखकर नायक के मन में स्नेह रूपी बालक का जन्म होता है, जो उसके पूरे शरीर पर अधिकार कर लेता है, अधिकार कर लेता है। इस स्थिति का चित्रण करती हुई सखी कहती है, इस स्थिति का चित्रण करती सखी कहती है कि, क्या कहती है? सन्नी कज्जल चक झक लगन उपजियो सुदिन स्नेहु, क्यों न निरपति होवे भोग वे लही सुदेशु सब देहु। यानी जिसमें कज्जल रूपी शनि स्थित है, जिसमें कज्जल रूपी शनि
स्थित है, जिसमें कज्जल रूपी शनि स्थित है, चक झक लगन उपजियो सुदिन सनेह। ऐसे ऐसे चक रूपी मीन लगन में, चक रूपी मीन लगन में, चक रूपी मीन लगन में, चक झक यानी चक रूपी मीन लगन में, चक झक यानी चक रूपी मीन लगन में। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। पहली स्थिति क्या बनती है? पहली स्थिति बनती है कि पृथ्वी पृथ्वी तथा सूर्य की एक विशेष स्थिति होती है। पृथ्वी तथा सूर्य की विशेष स्थिति, जिसमें मीन लगन में मीन लगन होता है। चक रूपी मीन लगन में अर्थात पृथ्वी तथा सूर्य की ये विशेष स्थिति जिसमें मीन लगन रहता है। मीन लगन हो। और दूसरा इसका अर्थ हो सकता है क्या कि नायक और नायिका के मिलने का, आंखों से आंखें मिलने का समय। दूसरा इसका अर्थ हो सकता है आंखों से आंखें मिलने का समय, आंखों से आंखें मिलने का समय। तो चक रूपी मीन लगन में उपजियो सुदिन सनेह, यानी अर्थात ऐसे शुभ दिन में, अर्थात ऐसे सुदिन यानी सुअवसर, ऐसे सुदिन या सुअवसर पर, अवसर पर, ऐसे सुदिन या सुअवसर पर उपजियो सुदिन सनेहू, ऐसे सुअवसर पर नायक के हृदय में, नायक के हृदय में स्नेह रूपी बालक का जन्म हुआ, स्नेह रूपी बालक का जन्म हुआ। और जन्म हुआ तब समय कौन सा था? मीन लगन था और शनि कज्जल यानी शनि ग्रह था। तो मीन लगन में शनि ग्रह होने के कारण इस समय उत्पन्न स्नेह रूपी जो बालक है वो बड़ा होकर राजा बनेगा, अर्थात राजा बनकर क्यों न नरपति होवे भोगवे लही सुदेशु सब देहु, अर्थात राजा बनकर वो क्या करेगा? वो स्नेह रूपी बालक राजा बनकर पूर्ण रूप से उसके शरीर पर अधिकार कर लेगा, अर्थात नायक के मन में जो स्नेह रूपी बालक उत्पन्न हुआ है वो उसके पूरे शरीर पर सुंदर सी जो नायक की देह है, वो नायक की देह सुंदर होने, युवा होने के कारण वो प्रेम पूर्णतया उस पर अधिकार प्राप्त कर लेगा। और नायिका की काजल कलित जो नेत्र उन्होंने देखे हैं, इसके कारण स्नेह पूरी मजबूती से अपना स्थान बना लेगा या राज करता हुआ पूर्ण अधिकार के साथ वह नायक के शरीर में बैठ जाएगा, या स्नेह का पूरा अधिकार नायक के मन पर हो जाएगा। तो आगे क्या कहते हैं? क्यों न नरपति होवे भोगवे। तो इस लगन में जन्म होने के कारण वह स्नेह रूपी बालक सब देह रूपी सुदेश, वह स्नेह रूपी बालक
सुदेश रूपी सुदे रूपी सुदेश में सुदे यानी सुंदर, सुंदर दे रूपी सुदेश पर अपना पूर्ण अधिकार जमा लेगा क्योंकि वह नायक सुंदर एवं युवा है। अर्थात कहने का यहाँ पर अर्थ ये है कि नायिका की सुंदर आंखें जिनमें काजल भरा हुआ है, तो उनको एक सुअवसर पर नायक ने देखा और उसके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ। इतना ही बिहारी कहना चाहते थे, लेकिन गागर में सागर भरने की आदत होने के कारण उन्होंने अपने ज्योतिष ज्ञान को भी इधर लगा दिया और इस प्रकार से कहा कि यहाँ पर मुख्य बात क्या है, स्नेह। स्नेह जो है वो क्या है, राजा है। स्नेह क्या है, राजा है। स्नेह रूपी, पहले तो स्नेह क्या है, बालक है, बाद में वह बालक बड़ा होकर राजा बनेगा, अर्थात वो उस नायक के पूरे शरीर पर अधिकार कर लेगा, अर्थात नायक पूरी तरह से नायिका के प्रेम में डूब जाएगा। तो यहाँ पर नायक महत्वपूर्ण है जो है, लेकिन मुख्य महत्वपूर्ण स्नेह रूपी बालक है जिसकी बात हो रही है। यहाँ पर बड़ा होकर राजा बनने की बात किसकी की जा रही है, स्नेह रूपी बालक की। तो स्नेह रूपी बालक जो है वो पूरा का पूरा उस नायक के शरीर पर अधिकार कर लेता है, जैसे कि एक राजा अपनी पूरी प्रजा पर पूर्ण अधिकार रखता है। तो इस प्रकार, और इसका एक और, इसके साथ एक और दृष्टिकोण जुड़ता है कि क्यों न नरपति होवे भोगवे लही सुदेशु सब देहु। सुदेशु आया है तो सुदेशु सबु देहु, यानी वह सुंदर जो देह है, किसकी सुंदर देह, यहाँ पर नायक की सुंदर देह की बात हो रही है। सुंदर देह जो कि नायक है वो भी युवा है, स्निग्ध है उसकी देह, यानी शरीर उसका बहुत सुंदर है और वह युवा है, इसलिए उसके मन में प्रेम भी बहुत अधिक उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से स्नेह रूपी बालक का जन्म कब हुआ, मीन राशि में। मीन राशि में जन्म हुआ और मीन राशि में जन्म होने के कारण, और मीन राशि में उस समय शनि ग्रह था और ग्रहों का बिल्कुल अनुकूल समय था कि उस समय जो भी बालक उत्पन्न होगा वो क्या करेगा, राज करेगा या राजा बनेगा। तो यहाँ पर राजा कौन बन रहा है, स्नेह रूपी बालक बन रहा है, नायक नहीं बन रहा है। राजा स्नेह रूपी बालक बन रहा है जो कि नायक के पूरे शरीर पर एकाधिकार जमा देता है, अर्थात नायक पूरी तरह से नायिका की आंखों पर मोहित हो जाता है। इसी बात को हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पर मुख्य कौन है, स्नेह रूपी बालक है जो मीन लग्न में जन्म लेने के कारण उस समय शनि ग्रह प्रभावी होने के कारण वो उसका ऐसा समय सुअवसर बन रहा था कि वो बड़ा होकर राजा बनेगा, अर्थात शनि ने अपना पूरा का पूरा अधिकार उस नायक पर जमा लिया है। इस प्रकार से ये है इसका अर्थ। बिहारी कहते हैं, सालती है नटसाल सी क्यों हूं निकसती नाही,
मनमथ नेजा नोक्सी खूबी खूबी जिय माही। खूबी नामक जो कान का आभूषण होता है उसका वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं, इस पूरे दोहे में खूबी आभूषण की ही बात हो रही है जो नायिका ने अपने कानों में पहन रखा है। नायक कहता है कि सालती है नटसाल सी, क्यों न क्यों हूं निकसती नाही, मनमथ नेजा नोक्सी खूबी खूबी जिय माही। यानी मनमथ नेजा नोक्सी यानी कामदेव के भाले की नोक के समान, यानी कामदेव जो प्रेम के काम के बाण मारते हैं उस भाले की या उस बाण की नोक के समान खूबी नामक जो आभूषण नायिका ने पहन रखा है वो नायक के हृदय में धंस रहा है, और ऐसा धंसा कि वो उस बाण या कांटे की नोक जो थी वो टूट करके एक नायक के हृदय में चुभ कर रह गई, और वो सालती रहती है अर्थात चुभ कर बार बार पीड़ा देती रहती है और किसी प्रकार निकलती नहीं, किसी प्रकार से निकलती नहीं। तो यहाँ पर सालती है नटसाल सी, क्यों क्यों हूं निकसती नहीं, मनमथ नेजा नोक्सी खूबी खूबी जिय माही। खूबी खूबी यानी पहला खूबी जो है उसका अर्थ है कान का आभूषण, आभूषण से, और दूसरा अर्थ जो दूसरा खूबी है वो है चुभ गई। तो यहाँ पर यमक है, कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। क्यों? क्योंकि पहला खूबी है वो तो खूबी नामक आभूषण है जो किस आकार का होता है, जो कि भाले की नोक के आकार का होता है, और वही भाले की नोक के आकार वाला आभूषण जो नायिका ने अपने कानों में पहन रखा है, वही आभूषण नायक के हृदय में नटसाल के समान सालता रहता है, अर्थात चुभ गया है, और वो नटसाल की तरह अर्थात भाले की नोक जो कि ये आगे का भाग होता है और सामने वाले के घाव में जाकर चुभ जाता है, जो भाला वापस खींच कर निकाला जाता है तब भी निकलता नहीं है। तो उस नोक के समान या उस नटसाल के समान वह खूबी आभूषण नायक के हृदय में जाकर बैठ गया है और उसे पीड़ा दे रहा है, अर्थात नायक बार बार नायिका के सामने देखता है और उसके कानों में पहने हुए खूबी नामक आभूषण को देखता है। इस प्रकार से नायिका की खूबी पर रिझे हुए नायक का नायिका की किसी सखी या दूती से मिलन की उत्कंठा व्यंजित करने वाला कथन है। यानी नायक कहता है कि उसका आभूषण जो उसने पहना था वो देखने का बार बार मेरा जी करता है, अर्थात नायिका से पुनः मिलना वो चाहता है, इसलिए उस खूबी आभूषण की बात बार बार नायक कहता है। और किससे कहता है? नायिका की किसी सखी से या उसका संदेश नायिका तक पहुंचाने वाली किसी दूती से कहता है। तो खूबी यानी चुभी हुई या धंसी हुई, नटसाल यानी बाण या कांटे आदि की नोक जो टूटकर घाव के भीतर रह जाती है, और सालती है यानी चुभ कर पीड़ा देती है, क्यों हूं यानी किसी प्रकार निकसती नहीं यानी निकलती नहीं है। शब्दों के अर्थ बड़े महत्वपूर्ण है, जैसे ये खूबी खूबी दो बार आया है तो दोनों महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यमक अलंकार है और पहले खूबी का अर्थ आभूषण है और दूसरे का आभूषण भी किसका? कानों का आभूषण, खूबी कानों का आभूषण है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ करते हैं। नायिका की खूबी पर
रीझे नायक का नायिका की किसी सखी या दूती संदेशवाहिका दूती से कथन है कि चालती है नटसाल सी क्यों हूं निकसती नाही मनमथ नेजा नोक्सी खूबी खूबी जिय माही। यानी मनमथ नेजा नोक्सी यानी कामदेव के भाले की नोक के समान कामदेव के भाले की नोक के समान कामदेव के भाले की नोक के समान खूबी नामक आभूषण खूबी नामक कान का आभूषण जो किस प्रकार का होता है, जो किस प्रकार का होता है, भाले की नोक या फल के आकार का होता है। नोक के समान खूबी नामक कान का आभूषण मेरे हृदय में चुभ गई है। पुस्तक में कर लेते हैं। मेरे हृदय में चुभ गई है। क्या चुभी है? जो नायिका ने कानों में आभूषण पहन रखा है खूबी। मनमथ नेजा नोक्सी खूबी खूबी जिय माई यानी नायक कहता है कि कामदेव के भाले की नोक के समान खूबी यानी कान का आभूषण मेरे हृदय में चुभ गई है। हृदय यानी जिय, जिय यानी हृदय, माही यानी मैं, चुभ गई। और चुभी तो ऐसी चुभी, आगे वो कहते हैं कि सालती है नटसाल सी यानी वह नटसाल के समान, वह नटसाल। अब नटसाल क्या है वो इधर लिखा हुआ है। अर्थ बाण या कांटे आदि की नोक जो टूटकर घाव के भीतर रह जाती है। नटसाल के समान, ये समान आ रहा है तो सी आया है तो उपमा अलंकार है। यहाँ उपमा सी आया है तो सीधा सा उपमा अलंकार है। वह नटसाल के समान चुभकर पीड़ा देती रहती है। चुभकर पीड़ा देती रहती है। अर्थात नायक को नायिका के कानों का आभूषण याद आता है एवं वह नायिका से मिलना चाहता है। अभिव्यंजना पक्ष बिहारी का बहुत मजबूत है। वे जिस प्रकार के शब्दों का चयन करते हैं, जिस प्रकार अर्थ निकलते हैं, वे बड़े ही अलग है, बहुत ही चमत्कारिक है। तो खूबी पहले का अर्थ क्या है? आभूषण। और खूबी दूसरे का अर्थ क्या है? चुभ गई।
पूरे का अर्थ एक साथ देख सकते हैं। नायिका की खूबी पर रीझे नायक का नायिका की किसी सखी या दूती से कथन है कि कामदेव की भाले की नोक के समान खूबी मेरे हृदय में चुभ सी गई है, वह नटसाल के समान चुभकर पीड़ा देती रहती है। अर्थात नायक को नायिका के कानों का आभूषण याद आता है और वह नायिका से मिलना चाहता है, और वह क्यों हूं निकसती नाही, इसका अर्थ है कि वह किसी प्रकार से निकलती नहीं, अर्थात वह भाव की पीड़ा किसी प्रकार से मिटती, इसको कोष्टक में ले लेते हैं, किसी प्रकार मिटती नहीं है, अर्थात मिटेगी कब, जब नायक नायिका का मिलन हो जाएगा। इस प्रकार से खूबी नामक आभूषण का वर्णन यहाँ पर पूछ लिया जाए कि किसके सौंदर्य का वर्णन है, तो खूबी नामक आभूषण का पूरा दुआ जो है वो खूबी नामक आभूषण के बारे में है, और खूबी के माध्यम से ही नायिका से नायक के मिलने की उत्कंठा बताई गई है। नायक का नायिका से मिलने की उत्कंठा का कारण किसे बताया है, उसके कानों में पहना हुआ खूबी नामक आभूषण। ज्योति जौना में मिली गई, नेक न होती लखाई, सौंदे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। युवती यानी देखो यह युवती, जौना यानी चांदनी, नेक न किंचित मात्र भी, होती लखाई यानी लक्षित नहीं होती, अली यानी सखी या भ्रमर के समान सखी। एक अर्थ हो सकता है सखी और दूसरा अर्थ हो सकता है भ्रमर के समान सखी। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा, दो अर्थ है। सौंधे यानी शरीर की सुगंध, डोरे यानी डोरे के सहारे पर, उस सुगंध के डोरे के सहारे पर यानी उस नायिका के शरीर से जो सुगंध आ रही है, उस सुगंध के सहारे सहारे, उस सुगंध के डोरे के सहारे सहारे, अर्थात जो सुगंध आ रही है वो तारों के रूप में हवा में फैली हुई है, और उसी डोरे के सहारे सहारे नायिका की सखी जो है वो उसके साथ साथ जा रही है। तो यहाँ पर सौंधे के डोरे लगे, अली चली संग जाई, यहाँ पर कारण तो है ही नहीं कि क्या कह रही है, यहाँ पर सखी कह रही है कि शुक्ला बिसारी का जो नायिका है वह इस प्रकार से चांदनी में मिल गई है कि चांदनी की रोशनी और नायिका दोनों एक मेक हो गए हैं, और उसे दिखाई दे ही नहीं रही है सखी जाती हुई, फिर भी वो जा रही है, तो बिना कारण के ही कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर विभावना अलंकार है। सौंदे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। तो आगे कहती है डोरे के सहारे पर चली संग जाई, यानी साथ चली जा रही है। तो अर्थ देखते हैं, विशेष है इसका, ये भी देख लेते हैं। शुक्ला भी सारिका यानी शुक्ल पक्ष में अभिसार करने वाली नायिका, शुक्ल पक्ष में अभिसार करने वाली नायिका की प्रिय सखियां उसके शरीर की गुराई और सुगंध का वर्णन कर रही है। यानी यहाँ पर सखियां कहती है कि नायिका इतनी गौर वर्ण की है कि चांदनी और नायिका दोनों एक में एक हो गए हैं। अली शब्द में श्लेष अलंकार है, क्यों? क्योंकि अली शब्द के दो अर्थ है, एक है सखी और दूसरा है भ्रमर के समान सखी। और सौंधे के संग जाई में बिना कारण के कार्य होने पर विभावना अलंकार है। ज्योति यानी देखो यह युवती, ज्योति जौना में मिली गई, तो अर्थ क्या हुआ? नायिका की प्रिय सखी कहती है
कि देखो यह युवती, देखो यह युवती, युवती जौना में मिली गई, देखो यह युवती चांदनी में, चांदनी से मिली गई, यानी एक मेक हो गई है, एक मेक हो गई है, अर्थात चांदनी रात में चलती नायिका घोर वर्ण के कारण पहचानी नहीं जा रही है, पहचानी नहीं जा रही है। नेक न होती लखाई, यह किंचित मात्र भी, किंचित मात्र भी लक्षित नहीं होती, नहीं होती, किंचित मात्र भी लक्षित नहीं होती, और सौंधे के डोरे लगे अली चली संग जाई, और उसकी सखी जो उसके साथ जा रही है उसे पता नहीं चल रहा है कि नायिका किधर से गुजर रही है, लेकिन उसकी सुगंध के सहारे वह सखी उसके पीछे पीछे चली जा रही है, उसके साथ साथ चली जा रही है। तो नायिका की सखी, नायिका की भरमर के समान, भरमर जो होता है वो फूल की खुशबू सूंघ करके उसके नजदीक आ जाता है, वैसे ही सखी भी नायिका की खुशबू सूंघ कर उसके साथ साथ चली जा रही है। नायिका की भरमर के समान सखी उसकी सुगंध के डोरे के सहारे उसके साथ साथ चली जा रही है, चली जा रही है। यानी नायिका की भरमर के समान सखी उसकी सुगंध के डोरे के सहारे उसके साथ साथ चली जा रही है, अर्थात बिना नायिका को देखे कि सखी उसके संग चल रही है, चल रही है। तो इस प्रकार से बिहारी ने नायिका को इतना गौरवर्णी बताया कि चांदनी रात में चलती हुई नायिका दिखाई ही नहीं देती सखी को। तो ये ऊहात्मक वर्णन हो सकता है कि दिखाई नहीं दे रही है चांदनी रात में, ऐसी भी नायिका है।